हेलो एवरीवन। जी मेरा नाम अभिषेक है जी। हम बता रहे थे आप लोगों को प्रकाश का प्रवर्तन करा दिए थे। ओके, आगे अपवर्तन पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए बैठ जाइए सभी लोग। हाँ बता देंगे। चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं वो किस कारण देखते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के कारण देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन से जो है बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देखेंगे वहां से तो आपको पता चलेगा। चल देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, यानी कि रे ऑफ लाइट जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर करती है तो होता क्या है। यहां पे क्या होता है, एक नॉर्मल रे होती है ना जी, नॉर्मल रे, ठीक है। तो अगर प्रकाश जो है डेंसर से रेयरर में जाती है, ठीक है, डेंसर का मतलब क्या होता है, सघन माध्यम से होता है, ठीक है। डेंसर का माध्यम हो जाता है सघन माध्यम से, और रेयरर का रेयरर का मतलब होता है कि विरल माध्यम में, ठीक है। तो सघन का मतलब क्या होता है, डेंसर का मतलब होता है जिसके पार्टिकल जो है काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। डेंसर का मतलब क्या होता है कि डेंस होते हैं, यानी कि ओके अभी ठीक है, हाँ। तो जब रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण डेंसर से रेयरर में जाएगी, ठीक है, डेंसर से रेयरर में जाएगी, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा, वो अविलंब यानी कि ये जो नॉर्मल रे है उसके तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। नहीं, जब हाँ बता रहे हैं, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ध्यान रखिएगा, डेंसर का मतलब वहां के पार्टिकल क्या होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं, और रेयरर का मतलब क्या होता है कि ज्यादा डिस्टेंस में होते हैं। तो जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे ना दूरी ज्यादा तय करेंगे, और जहां पे डेंसर होगा यानी कि पार्टिकल ज्यादा क्लोज होंगे वहां पे जाएगी प्रकाश के अंदर, क्या होगी, उसको ज्यादा दूर जाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो डेंसर से रेयरर में जाएगी यानी कि सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से क्या होगी, दूर भागेगी, और अगर विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगी, अविलंब के नजदीक जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, ओके फिर से समझा देते हैं। देखिए ये हो गया, क्या हुआ, ये नॉर्मल रे हो गई, ठीक है, ये हो गया आपका अविलंब यानी कि नॉर्मल रे, ठीक है। ये हुई प्रकाश की किरण, इसका मार्ग कैसा होना चाहिए, ये अगर एक सेकंड, अविलंब हुआ, इसका रे का पाथ जो है वो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसे सीधा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ यानी कि डेंसर से रेयर में, ये हुआ क्या, देखिए इसको जाना कैसे चाहिए, इसका पाथ जो है, लेकिन ये होता क्या है कि अपने पाथ से जो है डाइवर्ट हो जाती है, क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि जिस रास्ते पे जाना था उस रास्ते पे वो नहीं जाती है। अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अविलंब से क्या होगी, दूर जाएगी, यानी बेंड अवे, यहां से क्या होती है, ये दूर भागती है, ठीक है, अविलंब से दूर भागेगी। लेकिन अगर यही परिघटना रेयर से डेंसर में होगी, ठीक है, यानी कि विरल से सघन में होगी,
ठीक है, यही परिघटना अगर विरल से सघन में होगी और ये अविलंब है, प्रकाश की किरण इधर आ रही है, तो इसका मार्ग जो है वो ऐसे होना चाहिए ना, सीधा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये क्या होती है, अविलंब के तरफ मुड़ जाती है, यानी कि ऐसे झुक जाती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रकाश की किरण जो है वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे करती है, यानी कि जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब इंटर करती है, तो होता क्या है, वो अपने पाथ से यानी कि अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है। और इस परिघटना को, इस फेनोमेना को क्या कहता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये क्या होता है, अगर प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो अविलंब से दूर भागेगी, और अगर प्रकाश की किरण रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो जो है अविलंब के नजदीक आएगी। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। विरल का मतलब होता है, विरल दो, अगर आप लेते हैं माध्यम, मान लीजिए पानी, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये पानी है डेंसर, और रेयर को मान लेते हैं कि क्या है, हवा है, हवा है। तो आप सभी को पता है कि पानी के जो पार्टिकल होते हैं वो तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं ना। तो ज्यादा जब क्लोज होंगे तो जब रे ऑफ लाइट उसके अंदर जाएगी तो इसके कंपैरिजन में इसके जगह ज्यादा मिलेगा इसको जाने के लिए, तो इसलिए ये क्या होती है, दूर भागती है। लेकिन अगर यहां से नीचे आएगा तो रेयर से डेंसर में आएगी तो इसको जगह कम मिलेगा, तो ये क्या होती है, अविलंब के तरफ मुड़ जाती है। क्लियर हुआ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में किसी कोई डाउट? देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बीपीएससी का पेपर प्रीवियस से निकाल करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये हुआ वाटर, किसी बाल्टी के पानी में, बाल्टी में पानी रखा हुआ है और उसमें आप एक पेंसिल डाल देते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, एक पेंसिल को डाल देंगे। आपको कैसा महसूस होगा? आपको मालूम चलेगा कि जहां पे एक्चुअल जो पोजीशन है पेंसिल का, वहां से वो टेढ़ा महसूस होता है। ऐसा होता है ना। ये किस कारण होता है? तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जी हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। हाँ, कॉपी में नोट करवा देंगे, पहले समझ लीजिए, ठीक है। या फिर आप देखेंगे यहां, देखिए, हाँ एकदम पानी, अगर पानी का किसी भी बाल्टी में आप पानी रख लीजिए और उसमें एक सिक्का को डाल दीजिए, आप देखेंगे कि वो जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। क्योंकि लाइट जो है वहां पे दो मीडियम में जा रहा है। लाइट जो है एयर से कहां जा रहा है, पानी में जा रहा है। तो इसके कारण जो है जब पानी में जाएगा तो क्या होगा, अविलंब के तरफ मुड़ता है। जब एयर से पानी में जाएगा तो अविलंब की तरफ मुड़ेगा ना, तो अविलंब की तरफ मुड़ेगा, इसलिए वो क्या हुआ है, ऊपर उठा प्रतीत होता है। तो क्या प्रयास करेंगे तो क्या होगा, आपको वहां पे सिक्का मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है वो एक भ्रम होता है। वो क्या होता है, एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है आंखों का। लेकिन उसका कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, पानी में डाला हुआ जो स्टिक होता है वो बेंड महसूस होता है, ठीक है। या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य जहां पे उगता है या फिर डूबता है, वहां पे जो जगह है वो क्या होता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। सूर्योदय से 2 मिनट पहले वहां पे एक्चुअली में सूर्य होता नहीं है, लेकिन वहां पे लाल दिखाई देता है। ठीक वैसा ही कब होता है, सूर्यास्त के समय होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो मुझे लगता है कि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए ना। चलिए तो नोट कर लीजिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, प्रकाश का अपवर्तन है क्या, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन है क्या, लिखिएगा, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखवा दूंगा। लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तो वह अपने पाथ से यानी कि अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है।
है, वह अपने मार्ग से, अपने पाथ से क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। जी हां, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है यानी कि विचलित हो जाती है। हाँ, विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी दिस टाइप ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि दिस टाइप ऑफ फेनोमेना, इस प्रकार की जो परिघटना है वो क्या कहलाती है जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे ये जो विरल से सघन में पहले देख लेते हैं, ये जो रे है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, यानी कि आने वाली किरण। जो किरण आ रही है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट। ठीक है, और ये किरण, इसको क्या बोलेंगे, इस रे को क्या बोलेंगे, जो है ये किरण जो है, जो नॉर्मल रे के तरफ मुड़ गई है, सघन में गई है तो नॉर्मल रे के तरफ मुड़ गई है ना, इस रे को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। जी हां, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। हां, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण। अगर यह पूछा जाए कि आपतन कोण कि इंसिडेंट एंगल का निर्माण कौन कौन सी रे करती है, तो कैसे जवाब दीजिएगा, आपतित किरण और अविलंब के बीच। जी हां, कहां बनता है, तो इंसिडेंट एंगल जो है वो आपतित किरण और अविलंब के बीच बनता है। ठीक है, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो है वो कौन बनता है, उसका नाम है आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल। और ये किरण, हाँ ये किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और अविलंब के बीच जो एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण यानी कि हाँ रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर प्रकाश की किरण जो है रेयर से डेंसर जा रही है, यानी कि विरल से सघन में जा रही है, तो क्या हो रहा है, विरल से सघन में जा रही है तो क्या हो रहा है, हाँ यानी कि किरण जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी कि सामान्य रेखा की ओर मुड़ जाती है ना जी। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी कि सामान्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। लेकिन यहां पे ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल, हो गया ना, इंसिडेंट एंगल, और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर भाग रही है, यानी कि बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि सामान्य रेखा से क्या हो रही है, दूर भाग रही है। यानी आप दोनों कंडीशन आपको पता चल गया, अगर सघन से विरल में जाएगी,
अगर सघन से विरल यानी कि डेंसर से रेयर में जाएगी तो रेयर में जाएगी तो उसको जगह ज्यादा मिलेगा, तो जगह ज्यादा मिलेगा तो वो दूर भागेगी। लेकिन अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है यानी कि विरल से सघन में जा रही है तो उसको जगह कम मिल रहा है, तो वो क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जा रही है, यानी कि नॉर्मल की तरफ जा रही है। तो यानी कि विरल से सघन में जा रही है, यहां सघन से विरल में जा रही है, यहां विरल से सघन जा रही है, दोनों में किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। हाँ एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जाम्पल बता देते हैं, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ उस दोनों को लिखवा देते हैं, ठीक है। इसको पहले कर लीजिए, आपको कर लिए हैं। अच्छा प्रियांशु कुमारी वॉइस क्लियर नहीं जा रहा है, वॉइस देख लीजिएगा, आप लोग क्लियर मिल रहा है ना, ओके ठीक है। चलिए हो गया, ओके कर लीजिए, ठीक है। यानी कि प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर में जा रही है, प्रकाश की किरण हाँ रेयरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल के तरफ, और डेंसर से रेयर दूर जा रही है, दूर जा रही है। हाँ डेंसर से रेयर जाएगी तो दूर, और रेयर से डेंसर में जाएगी तो नजदीक। किसके नजदीक, अविलंब के, ठीक है। ये हो गया, यहां पे भी लिख देते हैं, आप लोगों को क्लियर रहेगा, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। इंसिडेंट अरे इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। ये वाली जो दूर जा रही है, जो अविलंब से क्या हो रही है, क्या बोल के लिखवा दे, ये कौन सी किरण है। देखिए यहां आप समझ लीजिए, जो किरण जैसे ये आपतित किरण हुई ना, तो ये इसका पाथ हुआ, लेकिन ये अपने पाथ से विचलित हो रही है। मैंने आपको अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का जो डिफिनीशन था वो क्या लिखवाया कि रे ऑफ लाइट मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो अपने पाथ से वो डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि अपने मार्ग से वो क्या होती है, विचलित हो जाती है। और यही फेनोमेना जो है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन कहला रहा है, तो ये इसका मार्ग है और यहां से ये विचलित हो जा रही है, तो यहां पहुंच जा रही है। तो ये जो किरण है यही अपवर्तित किरण है, ठीक है। ये किरण क्या है, किरण है। और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो एंगल बनता है वो क्या होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, अपवर्तन कोण होता है। चलिए हाँ, अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। देखिए अपवर्तित किरण और अविलंब यानी कि रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, कौन सा एंगल, अपवर्तन कोण का निर्माण करते हैं। और आपतित किरण, ओके ठीक है, और आपतित किरण, ठीक है, यानी कि जो किरण आ रही है और अविलंब के बीच का एंगल क्या होता है, आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल होता है। चलिए हो गया, आगे बढ़ जाए इसको हटा के, ओके कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। ये है, ये हम बोल रहे हैं अपवर्तित किरण और विलंब अपवर्तन को निर्माण करते हैं, यानी कि ये वाला एंगल, ये अपवर्तित किरण हुई और ये हुई आपतित किरण। बोल के लिखवा दे, क्या लिखना चाहते हैं बोलिए। ओके ठीक है, लिख लीजिए। जिनको भी लिखना है कि आपतन कोण क्या है और अपवर्तन कोण लेंगे, आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या है लिख लेंगे, जिनको भी लिखना है लिखिएगा। आपतित किरण यानी कि ये एंगल फिगर में लिख लीजिएगा, आपतित किरण यानी कि ये हुई जो आ रही है, और ये है नॉर्मल रे यानी कि अविलंब, है ना। तो आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण और अविलंब आपतन कोण का निर्माण करते हैं, यानी कि इंसिडेंट एंगल एंड नॉर्मल रे, ठीक है, इंसिडेंट एंगल का निर्माण करते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, आपतित किरण और अविलंब आपतन कोण का निर्माण करते हैं, जबकि आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण और ये अविलंब,
ये क्या हुआ, अविलंब। ये किसका निर्माण कर रहे हैं जी, एंगल आई है, ठीक है, यानी कि आपतन कोण का निर्माण करते हैं। जबकि अपवर्तित किरण यानी कि ये रे, ठीक है, ये रे अपवर्तित किरण और अविलंब, यहां पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, अपवर्तन कोण कौन साथ बनाती है, तो यह अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण जो है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण और अविलंब, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, किसका निर्माण करते हैं जी, किसका, अपवर्तन कोण का, रिफ्लेक्टेड एंगल का, ठीक है। चलिए बिल्कुल, यहां देखिए पता चल जाएगा। यहां पे देखिए एक बार एक चीज और देख लीजिए, अगर किरण जो है, अगर किरण रियरर से डेंसर में जा रही है, अगर, ठीक है, अगर किरण जो है रियरर से डेंसर में जा रही है, तो ये हुआ एंगल आई और ये हुआ एंगल आर, हुआ ना जी। तो रियरर से डेंसर में जाएगी तो नजदीक आएगी अविलंब के, तो वहां पे एंगल आर जो होगा एंगल आई से क्या होगा, छोटा होगा, होगा ना, छोटा होगा। लेकिन अगर ये दूर भाग रही है तो यहां पे एंगल आई का मान जो है वो क्या होगा, एंगल आर से छोटा होगा। और इसी को हम लोग अगले स्टेप देखेंगे, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके आगे हम देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यही एंगल जो है वो आगे बढ़ता है तो क्या बनाता है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और जब 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन जाता है तो यहां पर बना कोण जो है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे स्टेप में देख लेंगे उसको, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। अब देखिए अपवर्तन के नियम, फिर आपको एग्जांपल दिखाते हैं, आप लोग घबराइएगा मत। अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन का नियम। चलिए अच्छा लिख देते हैं, नाम भी लिख देते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, हाँ लिख लीजिए आप लोग, हम बोल देते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, हाँ एक ही तल में होते हैं। या फिर ऐसे ही लिख देंगे, ऑल थ्री रे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। बोल देते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि ऑल, बिल्कुल, ऑल थ्री रे लाई ऑन द सेम प्लेन, या फिर सेम पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। और सेकेंड लॉ क्या कहता है जी, साइन आई अपॉन साइन आर, हाँ स्नेल्स लॉ इसी को कहा जाता है। बिल्कुल सही है आप, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए फिर इसको बता देते हैं। लिख लिए, जल्दी लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो क्या बोलिए, स्नेल का लॉ, हाँ ये कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के लिए
एंगल आई और एंगल आर का जो अनुपात होता है वो स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ 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 क्या? नहीं नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन का होता है ना, वो तो रिफ्लेक्शन का होता है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था उसको, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। नहीं नहीं, वो आगे TIR में देखेंगे, TIR में। ठीक है, चलिए कर लिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, ये क्या है? अपवर्तन का नियम है। देखिए क्वेश्चन यहां से कहां से पूछा जाता है? अपवर्तन से क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछा जाता है? सीधे एग्जाम्पल से पूछा जाता है। आप लोग BPSC का पेपर देखेंगे, अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो वहां से देखेगा, नहीं भी देखा। हाँ, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो एग्जाम्पल मैं आपको अभी देने जा रहा हूं, अभी हमने दिया भी है, वो सारे किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पूछा जाए, क्वेश्चन देता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे और पूछेगा क्यों। हाँ, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर पानी में डुबाया हुआ लकड़ी या फिर कोई स्टिक आप डालेंगे। देखिए देखिए कैसे, मान लीजिए ये वाटर हो गया, देखेंगे अगर इसमें छड़ी आप डालते हैं, छड़ी इसमें आप डालते हैं, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक बर्तन हमने बना दिया जिसके अंतर्गत पानी जो है रखा गया है। ठीक है, आप देखेंगे, आप लोग इन सारी चीजों को अनुभव करते हैं और रोज देखते हैं। ठीक है, और यहां पे हमने नदी का पानी बना दिया, इसको तो हम नहीं घेरेंगे, ये नदी का पानी है। बड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिएगा कभी भी आप लोग अगर गांव में गए होंगे, बाढ़ का पानी आ जाता है, अभी तो मौसम चल रहा है लेकिन बाढ़ पानी अभी आया नहीं है हम लोग की तरफ, लेकिन कभी कभी पानी आ जाता है, घरों के आसपास में ही पानी आ जाता है, आता है ना जी। हाँ, और हाँ, घर में भी चला जाता है। और जब नदी का पानी आता है, जरा समझिएगा, जब नदी का पानी आता है तो साथ में मछलियां भी आ जाती है, आती है ना जी। तो बच्चे क्या करते हैं, एक लकड़ी का वो बना लेते हैं हथियार की तरह, और मछली को ऐसे ऐसे मारते हैं। यानी मछली वहां होती नहीं है, एक्चुअली में जो उसका पोजीशन होता है वो कोई दूसरा होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण लगता क्या है हम लोगों को कि मछली जो है थोड़ी ऊपर उठी हुई है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। और वहां पे आप उस जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मछली को पकड़ना होता है, वो फिशरमैन हो या फिर कोई बच्चा हो, जो भी अगर मछली को देख करके उसकी परछाई को देखता है और वहां पे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को मारता है, तो चूंकि वहां पे तो मछली होती नहीं है, नहीं होती है ना जी, तो मछली को पकड़ने के लिए वहां पे इंस्ट्रूमेंट ऐसे मारता है और मछली पकड़ाती है नहीं, वो क्या होती है, वो तो भाग जाती है। ये कारण क्या होता है कि वो अपने एक्चुअल पोजीशन जो है मछली का जो एक्चुअल पोजीशन है वहां से वो थोड़ा ऊपर उठी प्रतीत होती है ना जी, होती है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि आप देखते हैं कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो अपने एक्चुअल पोजीशन से क्या होती है, अलग दिखाई देती है, और आप उसको मारने का प्रयास करते हैं लेकिन आप उसको मार नहीं पाते हैं। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण वो अपने एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देती है। ठीक वैसा ही होता है। हाँ, कहाँ पे? हाँ, अच्छा, इस पर घटना को हमने देखा नहीं है। अच्छा, हो सकता है, बिल्कुल, नहीं नहीं, अच्छा, बाल्टी में ऑलरेडी बाल्टी में पानी है और उसमें क्या किया गया है, ग्लास रखा गया है भर के पानी, मतलब डूबा हुआ, उसमें सिक्का है, नहीं नहीं, वो नहीं गिरेगा, नहीं गिरता है, हाँ बिल्कुल नहीं गिरेगा, हाँ एकदम सही बता रहे हैं आप, नहीं गिरेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी, सुनिए सुनिए, हाँ क्यों,
एकदम, क्योंकि उसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है उसका क्या होता है, भरा हुआ है, तो उसको तो वहां पे जगह ही नहीं मिलेगा ना गिरने के लिए, एकदम। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पहला एग्जांपल लिख लेंगे आप लोग। हाँ लिख लीजिए, एग्जांपल फर्स्ट लिखिएगा, एग्जांपल देके पहला लिखिएगा, लकड़ी का पानी में मुड़े हुए नजर आना। लकड़ी को अगर इसमें रखेंगे तो आप देखेंगे बाहर से तो क्या लगता है कि लकड़ी जो है वो मुड़ा हुआ है। ठीक है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है कि नहीं होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो अगर जहां पे आप देखिएगा लकड़ी को जहां पे मुड़ा हुआ है वहां पे अगर पकड़ने का प्रयास कीजिएगा तो लकड़ी पकड़ाएगा, नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि वो अपने एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देता है। कारण जो होता है रे ऑफ लाइट के कारण, चूंकि वहां पे रेयरर से डेंसर जाती है तो वो अविलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ती है, तो आपको लगता है कि ये तो टेढ़ी है, लेकिन वो टेढ़ी होती नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बेंडिंग ऑफ स्टिक्स इन वाटर, इसका एग्जाम्पल में लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल में लिखिएगा कि सिक्के का, दूसरा एग्जाम्पल में लिखिएगा सिक्के का, लिखवा दिए हैं, क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बिल्कुल हाँ लिख लीजिए। देखिए जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे कि पानी में रखा हुआ सिक्का, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर नजर आना। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर नजर आना। संजीत कुमार पूछ रहे हैं कि केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया क्या, हो गया है। हाँ संजीत कुमार केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए तीसरा, बिल्कुल 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 एकदम सही अनुमान आपका सही है। चलिए उसके बाद देखिए तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, हाँ तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप नहीं लिख रहे हैं, ओके समझ रहे हैं, ओके थैंक यू। या फिर हो गया तीसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, ये एग्जांपल भी पूछा जाता है, लिखिएगा सूर्योदय, एग्जांपल, हाँ 4 एग्जांपल लिख लीजिए, लिखिएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, इसको लिख लें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद सूर्य का नजर आना। हाँ सूर्योदय देखिए, हाँ लाल दिखाई देना, बिल्कुल तो वही हुआ, लाल दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में वो सूर्योदय होता नहीं है। जो लाल दिखाई देता है ना, जब अभी सूर्यास्त होगा तो वेस्ट में हम देखेंगे सूर्यास्त हो गया होगा, फिर भी हम वहां देखेंगे तो वहां पे लाल दिखाई देता है। हाँ लाल रोशनी का, हम लोग तो उसको सूर्य ही समझते हैं ना, आप जो चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के कहने का मतलब यह है कि सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय होने वाला है और सूर्यास्त हो गया है, फिर भी वो दिखाई देता है। ये किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक है, इसको चलिए हो गया, सभी लोग लिख लिए हैं। चलिए अब ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके बाद एक चीज और आता है, एक टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, आप देखेंगे। हाँ वहीं पे मृग मरीचिका वहीं पे दिखाई देगा आपको, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर समझना है तो पहले दो शर्त इसकी होती है। कितनी शर्त होती है? दो शर्त, दो कंडीशन है। यानी कि शर्त इसकी दो है। पहला शर्त क्या है कि जो प्रकाश की किरण है वो डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए। क्या होना चाहिए जी? डेंसर टू रेयरर का मतलब क्या समझ रहे हैं? हाँ हाँ, प्रकाश की जो किरण है वो पहला लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए आप लोग। पहला शर्त कि प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं। रे ऑफ लाइट, अच्छा अच्छा, प्रकाश की किरण, हाँ रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू हाँ रेयरर, यानी कि सघन से विरल में जानी चाहिए। यानी कि प्रकाश की जो किरण है, रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर यानी कि सघन से विरल में जानी चाहिए। अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है? मतलब होता क्या है? अभी हमने देखा, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी, प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो वो दूर भागती है। तो दूर भागेगी तभी तो वहां पे एंगल जो है वो बड़ा बनेगा ना। अगर नजदीक आएगी तो एंगल, जैसे मान लीजिए कि ये अविलंब हुआ तो दूर यहां से ये ऐसे दूर भागेगी, ऐसे दूर भागेगी। मान लीजिए यहां से एंगल बना रहे हैं तो ऐसे दूर भागेगी तो ना एंगल बड़ा बनेगा, ऐसे नजदीक आएगी तो एंगल क्या होगा? छोटा होगा। हाँ, तो रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण डेंसर से रेयरर सघन से विरल में जानी चाहिए। और दूसरा शर्त क्या होना चाहिए जी? एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल सी क्या होता है? क्रिटिकल होता है, आपतन होता है। ठीक है, एंगल सी क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है। तो टोटल कहां पे? क्या मैं बता रहा हूं? अभी बता रहे हैं, अभी आप देखेंगे सबको। देखिए, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझना है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा? क्या समझना होगा? क्रांतिक कोण समझना होगा। और क्रांतिक कोण क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल शब्द अगर किसी के सामने रखा जाए कि स्थिति क्रिटिकल है, तो आप क्या समझते हैं? यानी कि वहां से जो स्थिति है वो अप और डाउन दोनों हो सकता है। क्रिटिकल का मतलब यही होता है ना जी। अगर मान लीजिए कि नहीं बच भी सकता है। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पे भी, बड़ी एक्सीडेंट होता है आजकल, तो अगर हो जाता है तो लोगों से पूछेंगे तो लोग कहला है कि वेंटिलेटर पे है या फिर जहां पे भी है, लोग बोल देते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन है आपके। इसका मतलब कि वहां से अप भी हो सकता है, यानी व्यक्ति बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। दोनों कारण जो है वो हो सकता है। तो वैसे ही क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या है? तो आपने देखा है अभी भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो लिखा गया है, ये एक तरह से प्रकाश का परावर्तन ही होता है। ये घटना जो है एक तरह से क्या है? प्रकाश का परावर्तन को ही शो करता है। लेकिन यहां पे क्या लिखा गया है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या है? इसको हम लोगों को समझना है। और इसके समझने के लिए सबसे पहले किसको समझना है? क्रांतिक कोण को समझना है, क्रिटिकल एंगल को समझना है। ठीक है, देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है। जैसे देखिए हमने क्या कहा था जी अभी? बड़ा, हम बड़ा बड़ा सब दिखाई देगा। चलिए देखिए, आप लोगों दिख रहा है क्लियर? ओके, हमने क्या कहा कि प्रकाश को कहां से कहां जाना चाहिए जी? डेंसर से रेयरर जाना चाहिए। ये हुआ डेंसर और ये हुआ रेयरर। ठीक है, यानी कि ये सघन माध्यम हो गया और ये हो गया विरल माध्यम। ठीक है, अब देखिए ये आई आपतित किरण और ये है आपका एक अविलंब।
चलिए देखिए थोड़ा सा इधर हो गया, हम अभी ठीक कर देते हैं। हाँ देखिए, अभी देखिए ये किरण आई और यहां टकराई, ठीक है, ये हुआ आपका ऐसे क्यों होने लगा। चलिए देखिए इसमें होता क्या है, ये पाथ जो है वो क्या होगा, ऐसे होगा, लेकिन चूंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये क्या होगा, ये इससे दूर भागेगी ना जी, दूर भागेगी नहीं भागेगी, दूर भागेगी। लेकिन इस समय इसमें कहता है कि ये है एंगल आई, ये है एंगल आई, यानी कि एंगल आई क्या होता है, कौन सा कौन कहलाता है हिंदी में, हिंदी में आपतन कोण। तो देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण की अगर बात करेंगे तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये आपतन कोण ही होता है कि नहीं होता है, एक तरह से समझिए तो ये आपतन कोण ही होता है, यानी कि वैसा आपतन कोण, ठीक है, वैसा आपतन कोण जिसके लिए दूसरे मीडियम में अपवर्तन कोण, ये जो है किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण, तो इसके लिए कहा जाता है कि वैसा आपतन कोण जिसके लिए उसके सापेक्ष दूसरे मीडियम में जो है अपवर्तन कोण का मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए जी, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपवर्तन कोण का मान यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री कब होगा, यानी कि ये अपवर्तित किरण अगर इसके सापेक्ष यानी इसके बराबर में आ जाएगी, ये किरण जो है इससे दूर भागेगी और इसके सापेक्ष आ जाएगी, आगे कि नहीं आएगी। तो अगर ये किरण इसके सापेक्ष आ जाएगी, यानी कि ये यहां से आई और इस पे आ गई, यहां पे रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो जब ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, समझे बात को। क्रिटिकल एंगल कौन कहलाएगा, जब आपतित किरण इधर से आती है और दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो ये अभिलंब से दूर भागेगी, और दूर भागेगी तो जैसे जैसे ये किरण अगर नीचे करेंगे, अगर ये किरण नीचे करेंगे तो ये और ऊपर जाएगी ना, तो जैसे ये ऊपर जाएगी और ये यहां पे इसके साथ 90 डिग्री का एंगल इसने बनाया, तो जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बना ये एंगल जो है वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्रांतिक कोण समझे, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। एक काम कीजिए, चलिए हिना तबस्सुम कर रही हैं कि आज समझ में भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है, ओके ठीक है, अच्छी बात है। चलिए एक बार आप लोग क्रांतिक कोण का डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर आप लोग बेहतर समझिएगा। ये वाला एंगल क्रांतिक कोण लिख लीजिए, डिफिनीशन आपको अपने समझ में आ जाएगा चीजें, लिखिएगा क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल। एक चीज देख लीजिएगा, ये कौन सा माध्यम है जी, सघन माध्यम, यानी कि जो क्रांतिक कोण बनेगा वो किस मीडियम में बनेगा, डेंसर में बनेगा ना। क्रिटिकल एंगल जो बनेगा वो डेंसर में बनेगा ना, बोलिए। शर्त क्या है कि रिफ्लेक्शन अगर टोटल होगा तो रे जो है वो कहां से कहां जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, यानी कि आपतन कोण जो बनेगा वो सघन में बनेगा, डेंसर में बनेगा। तो डेंसर मीडियम में यानी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ऐसे लिखेंगे, सघन माध्यम में बना। आप लोग जिसको इंग्लिश में लिखना होगा वो लिखेंगे कि डेंसर मीडियम में बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, अभी हमने बताया, देखिए आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ये सघन माध्यम हो गया तो ये विरल माध्यम में हो गया, तो जिसके लिए विरल माध्यम में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। क्या लिखे हैं अभी आप लोग, बोल दीजिए फिर हम बोल देते हैं। कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है,
बोल देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है जी? हो जाता है। तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। हाँ, तो वह आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। नहीं, क्रांतिक कोण 90 डिग्री का नहीं बन रहा, अभी नहीं समझे बात को। क्रांतिक कोण 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का बनेगा, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का बनेगा, तो ये कोण जो आपतन कोण है ये क्रांतिक कोण कहलाएगा। आप डिफिनेशन पढ़िए, समझ जाइएगा। हमने क्या बताया है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान यानी रिफ्लेक्टेड एंगल का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो वही कोण जो है वो आपतन कोण कहलाता है, सॉरी क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्रिटिकल एंगल समझने में किसी को कोई डाउट है? क्रिटिकल एंगल समझने में कोई डाउट नहीं है? हाँ, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। देखिए यहां पे डिफिनेशन लिख लिया है, चीजें क्लियर है दिमाग में। डिफिनेशन क्या कर रहा है कि आप क्या कर रहा है कि सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण, तो ये सघन माध्यम हो गया। यहां पे ये आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इंसिडेंट एंगल कहलाता है। तो ये हुआ इंसिडेंट एंगल। तो सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में यानी कि इस माध्यम में क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो ये एंगल जो है जो इसमें इंटर कर रही है और अपने पाथ से विचित हो रही है, वही ना अविलंब के साथ अपवर्तन कोण बनाएगी, बनाएगी नहीं बनाएगी? तो ये जो है यहां से आती है और इसी के सापेक्ष आ जाती है, यहां पे आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके। तो यहां पे एंगल अविलंब के साथ कितना बनाएगा? 90 डिग्री का। तो जब विरल माध्यम का ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होगा, तब ये आपतन कोण जो है वो क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्रांतिक कोण समझ में आ गया? अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब देखिए ये, अब जैसे जैसे इस किरण को हम नीचे करते हैं, ठीक है, हाँ, अब इस रे को थोड़ा सा हम यहां पे ले आते हैं, ठीक है, यहां पे है ये रे यहां पे है। अब इस रे को और हम थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए, थोड़ा बढ़ा है, आई बढ़ा है ना। तो जैसे जैसे एंगल आई यानी कि आपतन कोण, जैसे जैसे आप आपतन कोण को बढ़ाते हैं यानी कि आपतन कोण का मान वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हैं, ये अपवर्तित किरण जो है वो क्या होती है और ऊपर जाती है। और एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रे आ रही है यानी कि संपूर्ण प्रकाश, ऑल रे यानी कि जितनी भी प्रकाश लाइट की आ रही है वो विरल माध्यम में जाए बिना ही एक समय आएगा, जैसे जैसे इसको नीचे करेंगे, यानी कि यहां मान लीजिए कि अभी हम क्रांति को नहीं बनाए, समझाने के लिए अभी ये पाथ यहां पे है और नीचे किए और इसको नीचे किए तो ये जो है यहां आ गई और ये इसके सापेक्ष आ गई और वापस इधर लौट जाएगी। बोलिएगा, यानी कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इस एंगल को आप नीचे करेंगे यानी इस एंगल को बढ़ाएंगे, ये एंगल जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि संपूर्ण प्रकाश विरल माध्यम में जाए बिना ही क्या होगा, सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो वही परिघटना जो है वो क्या कहलाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। समझ में आया? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहलाया कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल का मान इंक्रीज करते हैं, यानी कि तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि एक तरह से समझिए कि प्रकाश का परावर्तन ही होता है। ये जो है प्रकाश का परावर्तन, आप लोग हीरा देखे हैं ना, हीरा क्यों चमकता है, बहुत या फिर आप इंडोस्कोपी देखते हैं, आप लोग इंडोस्कोपी देखते हैं ना, वो जो अंदर की जांच होती है उसके लिए इस्तेमाल किया था, वो क्यों होता है, इसी के कारण होता है। इंडोस्कोपी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। देखिए हीरा कैसे चमकता है, ऐसे हीरा को रख लीजिए, हीरा को
ऐसे अंधेरे में रखिएगा तो हीरा चमकेगा? अंधेरे में रखेंगे तो नहीं चमकेगा ना, नहीं चमकेगा। जब लाइट पड़ेगा तो ही चीजें दिखाई देंगी, और लाइट पड़ेगा तो ही चीजें जो है वो क्या होंगी, चमकेंगी। देखिए क्वेश्चन जो है, एक शीशा का टुकड़ा को देखिएगा, अगर शीशे में दरार पड़ जाता है, शीशा में दरार पड़ जाता है तो उस पे लाइट पड़ेगा तो देखिएगा वो ज्यादा चमकता है, ज्यादा चमकता है। या फिर देखिएगा अगर शीशे को पूरा कूच दीजिएगा, नहीं जिसको कूचना कहते हैं कि यानी टुकड़ा टुकड़ा एकदम कण कण पार्टिकल हो जाता है, उस पे लाइट पड़ेगा, दोनों में ज्यादा कौन चमकता है? नहीं, जो इसमें दरार पड़ जाएगी वो ज्यादा चमकेगा। चमकेगा नहीं चमकेगा? चमकेगा ना जी। क्यों? क्योंकि उसमें बार बार लाइट का जो है क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया कांच का, ठीक है, ठीक है, इसके बाहर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लगा दिया गया कि रे ऑफ लाइट जो है इससे बाहर नहीं जाएगी। अब इसमें रे ऑफ लाइट आप देते हैं तो यहां जाता है, फिर यहां बार बार जो है इसका क्या होता है, इसी के अंदर जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और जब बार बार रिफ्लेक्शन होता है तो वो क्या दिखाई देता है आपको, वो ज्यादा चमकता है। ठीक है, यानी कि हीरा को ऐसे रख लीजिए, हीरा इसमें आता है तो सिर्फ अगर लाइट आएगा तो वो नहीं चमकेगा, वो लाइट उसके अंतर्गत जाता है और जाने के बाद बार बार उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और बार बार जब रिफ्लेक्ट होता है ना तो वो ज्यादा चमकता है। हीरा जो है वो क्या होता है, ज्यादा चमकता है। तो पहले आप लोग इसका डिफिनीशन एक बार लिख लेंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है होता क्या है। पहले आप लोग समझ गए ना कि इसके लिए क्या कर रहे हैं, आप इस एंगल को बढ़ा रहे हैं, इस एंगल को जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप क्या देखेंगे, लेकिन डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलेंगे, हाँ समझने के लिए बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं, थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेट कर लीजिएगा आप लोग, एक बार यहाँ कंसंट्रेट कीजिएगा, आप सभी एक बार यहाँ कंसंट्रेट करेंगे चीजों को। देखिए अभी आपने क्या समझ गया है, समझा है कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये बात आप सभी समझ गए। तो क्रिटिकल एंगल के लिए आपने क्या देखा कि जब आपतन कोण यानी सघन माध्यम का आपतन कोण के लिए, इस आपतन कोण के लिए अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो ये एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो क्रिटिकल एंगल का मान, अभी ये एंगल क्या है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये एंगल कौन सा एंगल कहला रहा है, कोण, आपतन कोण नहीं ना कहला रहा है जी, आपतन कोण था। कब तक था, जब तक यहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं था। अब देखिए जैसे जैसे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ाने पे, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक करने पे, ठीक है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक करते हैं तो प्रकाश जो है वो कहां चली जाती है, वापस उसी माध्यम में चली जाती है। कब जा रही है, हाँ, यानी कि जब आपतन कोण का मान, यानी कि एंगल आई को हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं ना, जब एंगल आई को एंगल सी से क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अभी तो ये एंगल सी बन गया है, यानी यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब एंगल सी को एंगल आई को एंगल सी से क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी कि यह अभी एंगल सी है ना। तो एंगल इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपतन कोण भी कर रहे हैं, हमने डिफिनीशन में लिखवाया है कि वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा हमने लिखवाया है। तो ये जैसे ही आप आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर रहे हैं, आपतन कोण का वैल्यू क्या कर रहे हैं, क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर रहे हैं, तब आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट रही है। देख रहे हैं ना, आपतन कोण के मान को आप लोग क्रांतिक कोण से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक करने पर संपूर्ण प्रकाश की किरण वापस विरल माध्यम में गए बिना वापस सघन माध्यम में ही लौट जाती है, तो दिस टाइप ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये प्रकाश की जो परिघटना है वो क्या कहलाती है, प्रकाश की, समझा गया, बोलिए। तो लिख लीजिएगा इसका एक बार डिफिनीशन। अमरेश कुमार कह रहे हैं कि आज का क्लास अच्छा लग रहा है, पिछला क्लास इनको आपको नहीं अच्छा लगा था, आप लोगों को भी नहीं लगा था, नहीं लगा था ना,
किसी किसी को नहीं लगा था, हमको भी लगा था कि किसी किसी को नहीं लगा था। चलिए लिख लीजिएगा, ऐसा था ना, ऐसा था, वही बात अच्छा है ना, और कुछ अच्छा नहीं है ये? अच्छा चलिए लिख लीजिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आप में से ऐसा कोई, अब जितने लोग यहाँ क्लास में है इसमें से एनी ऑफ यू, आप में से कोई भी अगर एक व्यक्ति हो जो ये बताए कि क्रांति कोण या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर क्या होता है इसके पहले रिफ्रैक्शन, इसमें से किसी एक व्यक्ति को जो नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा। हाँ बोलिए। कहां बना है? कहां पे? ये ऑनलाइन वाले आप लोग एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रही है? ये वाला, हाँ हाँ ये इंसिडेंट आ रहा है, हाँ 90 डिग्री बना रहा है। यहां पे हम देखिए क्या बोले थे, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये आपतित किरण, आप लोग थोड़ा सा शांति करेंगे, ये इंसिडेंट एंगल आ रही है, ये इसमें आ गई, तो हमने क्या लिखवा है अपने डिफिनीशन में भी देखिएगा कि सघन माध्यम में, ये सघन माध्यम हो गया, अगर आप हिंदी मीडियम है तो सघन और इंग्लिश मीडियम है तो ये डेंसर हो गया। तो ये आपतित किरण आई, तो हमने क्या लिखवाया है कि आपतित किरण और अविलंब जो है वह आपतन कोण का निर्माण करता है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बना, क्लियर है? तो वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में ये अपवर्तन कोण, यानी कि जब अपवर्तित किरण इस माध्यम में आ गई तो अपवर्तित किरण हो गई ना, तो वह आपतन कोण सघन माध्यम का बना, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि यहां पे जब ये किरण यहां आ रही है तो इसके सापेक्ष जा रही है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना। ये तो है, समझ गया, यानी कि यहां पे जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या यहां पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, यही ना? नहीं यहां पे कहां 90 डिग्री बनेगा? हाँ बिल्कुल, ये, हाँ ये वाला, हाँ ये 90 डिग्री का एंगल है, सीधा 90 डिग्री एंगल है। हाँ हाँ ये अविलंब, अविलंब तो रहेगा। हाँ यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल कौन बना रहा है? ये बना रही है, ये बना रही है, ये तो 90 डिग्री का यहाँ पे अविलंब जो है इसके साथ बना ही रहा है। अब ये जो एंगल यहाँ पे आ रही है, ये एंगल रिफ्लेक्ट होकर या से दूर भाग रही है ना, तो ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और अब हम इसको अगर थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो ये और ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, यानी कि पूरा ब्रीथ पे, पूरा पॉइंट पे अगर घुमाएंगे, नहीं उनका क्वेश्चन ये नहीं है, उनका क्वेश्चन बस यही था, हम समझ गए हैं कि ये एंगल, ये जो अविलंब है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जब ये किरण इधर आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर फिर इसके साथ यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, तो क्या यहाँ पे और यहाँ पे दोनों 90 डिग्री का एंगल बनेगा? ये नहीं पूछ रही थी, ये पूछ रही थी। तो इससे इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ये 90 डिग्री एंगल है, इसको हम बढ़ा रहे हैं ना तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये अपवर्तन कोण हुआ ना, तो इसके लिए ये कोण जो है वो क्या कहलाएगा? क्रांति कोण कहलाएगा। और जब इसको और नीचे करेंगे तो यहाँ पे है तो ये थोड़ा ऊपर उठेगा, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। बैठ जाइए। किसको? और बढ़ाएंगे इसको तो ये और ऊपर इधर भागेगा, फिर भी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा ना। इसको और जितना भी आप नीचे करेंगे तो यहां से ये क्या होगी? और ऊपर की तरफ भागेगी, तो मीडियम तो सेम ही रहेगा, मीडियम तो जैसे सेम ही रहेगा ना, ये तो इधर नहीं आएगी ना। इसको कहां पे? हाँ ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है अपवर्तनांक। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए। ओके ठीक है, चलिए लिख लीजिए।
लिखिएगा कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान इसको इस पानी में ग्लास में डाल दीजिएगा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक करने पर, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक करने पर प्रकाश किरण, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक करने पर प्रकाश विरल माध्यम में, ओके ठीक है, खुशबू कुमारी इंग्लिश में बोल देते हैं, हाँ विरल, अच्छा ये बताइए, हाँ रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण, ठीक है। देखिए आपतन कोण यानी कि थोड़ा सा इनको बोल दे इंसिडेंट एंगल, देखिए आपतन कोण का मान थोड़ा अधिक यानी कि इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से थोड़ा इंक्रीज करने पर, यह मतलब हुआ, ठीक है। हाँ अच्छा, नहीं वो बोल रहे थे कि थोड़ा इंग्लिश में टर्म को बता दीजिए, इसलिए बोल रहे थे। एग्जाम्पल पूछता है, नहीं पूछेगा, अगर टोटल इंटरनल तो जानने बिना आप जान भी नहीं सकते हैं, तो हम तो वो सारी चीजें बता ही देंगे, लेकिन अगर किसी कोई आएगा बोलेगा कि सर इसको, ठीक है। हाँ क्या लिखा, क्या लिखा है, विरल माध्यम में बिल्कुल भी प्रकाश किरण विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्या लिखे हैं आप लोग, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। प्रकाश विरल माध्यम में जैसे ही आपतन कोण का मान, यहां पे देखिए सारी चीजें समझ में आ जाएगी, जैसे ही आप आपतन कोण का मान क्रिटिकल कोण से ज्यादा करते हैं, प्रकाश किरण विरल माध्यम में नहीं ना जा रही है जी, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बल्कि संपूर्ण प्रकाश, हाँ अभी बता रहे हैं, इससे एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर, जबकि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर वापस सघन माध्यम में ही लौट जाएगा, ठीक है, संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर वापस सघन माध्यम में ही लौट जाएगा, और इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, यानी दिस टाइप ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, लौट जाएगा वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो यह इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जैसे आप लोग मिराज समझते होंगे, मिराज समझते हैं ना जी, जिसको मृग मरीचिका कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, फिर से बोलिए डिफिनीशन, अच्छा डिफिनीशन आप फिर से लिख लीजिए, हमने आप लोग रिकॉर्डिंग से भी देख लेंगे डिफिनीशन, आपने अभी हमने समझाया भी क्या, कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण क्या होती है, अगर हम क्रिटिकल एंगल से आपतन कोण का मान, यानी आपतन कोण का मान जैसे जैसे अधिक करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर के वापस सघन माध्यम में लौट जाती है, और ये परिघटना जो है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, देखिए कैसे, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है कि हीरा का चमकना किस प्रकार की परिघटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या फिर मृग मरीचिका, ठीक है, मृग मरीचिका, इसका उदाहरण लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा हीरे का चमकना। हम मिराज का भी लिख लीजिएगा, मिराज जिसको हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं, मिराज भी आ जाएगा इसमें। मिराज को ही एक नंबर में मिराज को लिख लीजिएगा, दूसरे नंबर हाँ मिराज जिसको मृग मरीचिका कहा जाता है। हाँ मृग मरीचिका समझते हैं क्या होता है? बता देते हैं, बता देते हैं। मृग मरीचिका देखिए क्या होता है। मृग मरीचिका देखिए, मृग मरीचिका देखिए क्या होता है। मृग मरीचिका को देखिएगा, या फिर लूमिंग, लूमिंग को देखिएगा, दूसरा लिखिएगा लूमिंग। देखिए मृग मरीचिका क्या होता है और लूमिंग क्या होता है, दोनों बता देते हैं, दोनों हम बता देते हैं। मृग मरीचिका क्या होता है, ये ज्यादातर रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर कभी कभी आपको बड़े बड़े हाईवे में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे दिखाई देता है। देखिए कैसे, अगर आपके कार का स्पीड अगर कार मिल जाती है, बड़ा हाईवे वो गाजीपुर वाला हो, तो आप लोग तो एकदम है ना जी, स्पीड 100 के ऊपर चल जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या देखते हैं कि एक समय कभी ऐसा आता है कि जहां पे जो है रास्ता जो है थोड़ा सा इस तरह से होता है, हाँ, तो आपको अचानक से लगता है कि आगे जो है रास्ते पे क्या है, पानी है, रास्ते पे जो है वो क्या है, पानी है। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पे पानी बिल्कुल नहीं होता है। वो क्या होता है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी कि आपके आंखों का वो क्या होता है, भ्रम होता है। आप समझते हैं कि वहां पे पानी है, लेकिन आप जैसे वहां पे पहुंचते हैं पानी वहां पे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये परिघटना जो है वो क्या होती है, मृग मरीचिका होती है। और ये क्यों होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। मैंने बताया था ना बालू के कारण। बालू को देखिएगा, बालू का पार्टिकल देखिए एकदम छोटा छोटा होता है ना जी। और एक वो उसमें क्या होता है कि प्रकाश बार बार रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, प्रकाश बार बार रिफ्लेक्ट होता है। और बार बार रिफ्लेक्ट के कारण, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए और उसको कांच का, और चारों तरफ से उसको जो है वो कवर कर दीजिए कि उससे प्रकाश जो है वो क्या है, आर पार ना करे। और फिर उसमें लाइट दीजिए, वो लाइट बार बार उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। और बार बार जब रिफ्लेक्ट करेगा तो उसी के कारण जो है सबसे ज्यादा जो है वो क्या होता है, चमकता है। ठीक है, बार बार रिफ्लेक्शन जब होगा, यानी कि प्रकाश किरण उससे बाहर नहीं निकलेगी, और जब प्रकाश इससे बाहर नहीं निकलेगी तो इसी में रिफ्लेक्ट होगा जी। एक बार प्रकाश यहां टकराया, बाहर नहीं निकला, तो फिर यहां आया, फिर यहां टकराया, फिर बाहर निकला, तो फिर यहां आया। तो जब बार बार प्रकाश की किरण टकराएगी तो क्या होगा, चमक आएगा ना उसमें से प्रकाश, वो ज्यादा लाइट करेगा। तो इसी के कारण जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि एक ही माध्यम में प्रकाश की किरण जो है बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? तो इसी कारण तो मृग मरीचिका क्या है, मृग मरीचिका जो है एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। यहां से क्वेश्चन सीधे एग्जांपल से ही पूछे जाते हैं कि मृग मरीचिका जो है वो किस कारण होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। लूमिंग क्या होता है, देखिए लूमिंग क्या होता है, आप किसी नदी में, ठीक है, किसी बड़ी नदी को देखिएगा, उस नदी में नाव जो है वो चल रहा है, मान लीजिए ये नाव चल रहा है, और उसके बगल में एक बड़ा सा जो है खड़ा है, ठीक है, टावर पे कोई लड़का खड़ा है और नदी में नाव चल रही है। इसको क्या लगेगा कि नदी में नाव जो है वो उल्टी चल रही है, ठीक है, इसको क्या लगेगा कि नदी में नाव जो है वो क्या है, उल्टी चल रही है। लेकिन नाव जो है वो उल्टी चल नहीं रही होती है, नाव जो है वो उल्टी नहीं चल रही होती है, उसका प्रतिबिंब उसको वहां पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, लूमिंग की परिघटना है, ये नदी में दिखाई देती है और ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में आपको देखने को मिलेगी। ज्यादातर कहां देखने को मिलेगी, ठंडे प्रदेशों में, जो देश जो ठंडा होता है वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा लूमिंग। तो लूमिंग भी क्यों होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। लूमिंग क्यों होता है जी, लूमिंग क्यों होता है, हाँ, तीसरा ऑप्शन में लिखिएगा हीरे का चमकना, चौथा लिखिएगा बर्फ का चमकना। बर्फ को देखिएगा, आप लोग फ्रीज देखते हैं, फ्रीज में से बर्फ का टुकड़ा जो रेफ्रिजरेटर का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहां से निकालिए, निकालता है ना, और निकाल करके देखिए लाइट के सामने रखिए, वो ज्यादा चमकेगा। चमकेगा कि नहीं चमकेगा, चमकेगा ना। वहां पे भी क्या होता है, बार बार प्रकाश का जो है रिफ्लेक्शन होता है एक ही मीडियम में, इसी कारण वो वस्तु जो है वो ज्यादा चमकता है। क्या क्या कितना कितना लिखे, हीरे का चमकना लिखिएगा, सी को बता रहा, ऑप्टिकल फाइबर लिख लीजिए, लिख लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर को भी लिख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कहां पे देखने को मिलता है आपको,
ऑप्टिकल फाइबर में भी ऐसा ही होता है। इंडोस्कोपी में इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। आप में से किसी ने बोला ऑप्टिकल फाइबर का नाम, कौन बोल रहा था? हाँ, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल जो है किसमें होता है? इंडोस्कोपी में होता है या फिर और भी जगहों पे होता है। अब तो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल जो है वो नेटवर्क स्टेबलाइजेशन के लिए भी होता है। आप लोग देखेंगे कि कभी आप जो है किसी बड़ी नदी के ऊपर से ट्रेवल कर रहे हैं, आपके फोन में अचानक नेटवर्क जो है वो गायब हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नदी के ऊपर, बड़ी नदी होगी तो, छोटी मोटी नदी की मैं नहीं बात कर रहा हूं, होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है। तो रिलायंस जो कंपनी है वो समुद्र के नीचे यानी कि नदियों के नीचे भी जो है वो क्या कर रही है? ऑप्टिकल फाइबर को बिछा रही है ताकि नेटवर्क को वहां पे भी स्टेबलाइज किया जा सके। ये प्रकाश तंतु होते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या होता है? इंडोस्कोपी में इसका इस्तेमाल होता है। इंडोस्कोपी समझते हैं ना? जो कि बॉडी के अंदर की जो चीजें हैं उसको जांचने के लिए क्या है इसका इस्तेमाल किया था इंडोस्कोपी। उसमें भी प्रकाश तंतु ही होता है। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट होता है पतला सा, और उसमें या फिर आप देखेंगे ये क्या बोलते हैं? वाईफाई का जो वायर होता है उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी उसमें ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका भी क्या होता है रोल? इसी में इंडोस्कोपी में इस्तेमाल होता है। और वो क्या करता है? उसमें भी प्रकाश का बार बार क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो इसको भी उसमें लिख लीजिएगा। क्या कोई एग्जांपल लिखे? 5 हो गया। एक और लिखिएगा शीशे का टुकड़ा ज्यादा चमकता है। मन्नू क्या बोल रहे हैं? सर थोड़ा रिपीट कीजिए। ओके ठीक है, रिपीट कर देते हैं। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल से आएगा। जैसे मैंने अभी बताया, बर्फ का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हीरे का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मृगमरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, इंडोस्कोपी क्यों होता है? तो वहां पर भी प्रकाश का टोटल डिफरेंस होता है। क्या हुआ जी? ट्रेन से जाते हैं? अच्छा ठीक है। तो हम अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जितना डिफिनेशन बताएगा समझ में आया कि नहीं आया सभी को? हाँ, तो अगर क्या बोल रहे हैं? हाँ मेरे तरफ, हाँ ऐसे ही वहां से ऊपर से देखेगा तो डिस्टेंस तो कम दिखाई देता है ना वहां पे, तो लगेगा कि उल्टी नाव मेरी तरफ आ रही है, ऐसा लगता है। ये जो आप 360/60 कहते हैं यहाँ तो रिफ्लेक्ट किया, आपने कहा ठीक है। अगर ये 60 की जगह पे हम अगर हाँ बिल्कुल, वो एंगल हमने 60 बताया था आपको बताने के लिए। यहाँ पे 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, तो यही रूल काम करेगा, कुछ भी। हाँ क्या बोल रही हैं? मतलब 360 है तो यहाँ 360 नहीं, मेरा नाम अभिषेक हुआ। सर, यहाँ 360 है, यहाँ भी 360